हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेड और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के प्रकरण 2 पूरे हो चुके हैं। अब रीतिकाल का प्रकरण 3 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसमें रीतिकाल के 10 वीडियो, भक्ति काल के 23 वीडियो और आदिकाल के 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल के अन्य कवि प्रकरण 3 में, हाँ, इनमें इन्होंने जो है रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने रीतिकाल की अन्य कवियों के बारे में बताया गया है। क्यों, अभी तक हमने कितने कवि पढ़े थे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ही था लास्ट वीडियो में, आप देखना। और अब ये अन्य कवि हैं जो एक्स्ट्रा जो है इसमें। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की है, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी गद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकर कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिका और अलंकारों के लक्षण कहकर अन्य उनके अंतर्गत अपने पदों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्राय मार्मिक और मनोहर पदों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहृत करने के लिए पद लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रस खान, घनानंद, आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। प्रबंध काव्य की 29 काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित। फिर से नोट करते जाना जितने भी मैं बता रही हूँ आपको। लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित, सरयू राज का जैमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित, देवी दत्त की वेताल पचीसी, हर नारायण की माधवा नल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन दास का रामेश्वर रामाश्वेग, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आला रामायण, आला भारत, मूल धोड़ा तथा चंद्रशेखर का हमीर हट, श्रीधर का जगनामा, पद्माकर का राम रसायन ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। इनमें से चंद्रशेखर के हमीर हट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के हमीर रासो, सूदन के सुजान चरित और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मक कथा भिन्न भिन्न परिणाम में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश मेघ सिंह की रचना भी साहित्यिक है। ब्रज विलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प है, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृग्या, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र में नव नक्षिक, षट ऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है। कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ के परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है, जहाँ कवि जी अपने वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं। जैसे बारात का वर्णन, जो घोड़ों की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम, और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम, वहां जो तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद कहने वालों का है। इनको कवि
कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी-कभी वाग वैदज्ञ रहता है, पर केवल वाग वैदज्ञ के लिए द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं-कहीं ऐसे पद भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं, जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अन्य अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कवि ना कहकर सूक्तिकार कहेंगे। रीतिकार के भीतर विंद गिरिधर घाघ और बेताल अच्छे मुक्तिकार हुए हैं, सॉरी फ्रेंड, सुक्तिकार हुए हैं। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशकों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिए उपमा रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पदकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और पद प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम संसार के प्रति विरक्ति करेगा, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आशयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकर कविताएं भी बराबर बनती रही, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों को बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती है। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण और कुछ अलग पुस्तकालय पुरस्कार पुस्तकार जैसे शिव भामनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत विरुद्धावली इत्यादि ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं, जो या तो देव काव्य के रूप में हुई है, अथवा जिनके नायक कोई देव प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे हैं, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यो तो कुशावंत के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ि के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गई। उनकी रचना में सब पूछे तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों की अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते, तो उनके हाथ केवल असरफिया ही लगी होती। संस्कृत और हिंदी के ना जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है। भक्ति काल के समान रीति काल में थोड़ा बहुत गद इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में गोस्वामी जी की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पृष्ठ भाषा मिलती है। खड़ी खड़ी, खड़ी बोली वह पहले कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका भी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा, पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार को भाषा हो गई थी, और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। ये नोट कर लो फ्रेंड। इसी रीति काल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रदुमन विजय नामक एक पदबद्ध नाटक लिखा, जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। बनवारी, ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलामत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलामत खां को वही मार डाला। फ्रेंड्स, ये कहानियां स्टोरी जो है ध्यान से सुनो, क्योंकि इस तरह की स्टोरियां ही पूछी जाती है। कई बार ये पद लेके उठा के दे देंगे आपको और बोलेंगे कि ये किसने कहा है और ये किस दरबार में हुआ है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये ध्यान से सुनिए, ध्यान से। इस घटना का बड़ा भारी ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पदों में मिलता है। बनवारी कवि के श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण देख लीजिए। धन्य अमर क्षिति छत्रपति अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हथियो हनियो सलामत खान, उद्गकार मुख ते कढ़ी इते कढ़ी जमधार,
वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार, आने के सलामत खा जोर के जनाई बात, तोरी धर पंजर करेजे जाय करी की, दिलीपति साई को चरण चलीबे को भयो, गाजो गज सिंह को सुनी जो बात वर की, कहे बनवारी बात साई के तखत पास, फरकी फरकी लोथ लोथ हिंसो अर की, कर की बढ़ाई कै बढ़ाई बाही बे की करी, बाढ़ की बढ़ाई के बढ़ाई जमधर की। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कार पूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण देख लीजिए। ने बरसाने तेरे ने बरसाने देखी, यह बरसाने वर सुरली बजा वेंगे, साजू लाल सारी लाल करे लाल सारी, देखी बेकी लाल सारी लाल देखे सुख पावेंगे, तू ही उर्बसी नाही और तिय, कोटि उर्बसी तजी तो सो चित लाने में गे, कोटि उर्वशी तजी तो सोचित लावेंगे, सजे बनवारी बनवारी तन आभरण, गोरे तनवारी बनवारी आज आवेंगे। सबल सिंह चौहान दूसरे कवि हैं फ्रेंड्स। अन्य कवियों में इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिव सिंह जी के ने यह लिखकर कि कोई इन्हें सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दो चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषा अनुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध है। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा कथा में अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे दिया गया है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। अभिमनु धाई खडग पर हारे, सम्मुख जेहि पायो तेहि मारे, भूरी श्रवा यान 10 छाटे, कुंवर हाथ के खड़ग ही काटे, 3 बाण सारथी उर मारे, 8 बाण ते अश्व काटे, 3 बाण सारथी उर मारे, 8 बाण ते अश्व सहारे, सारथी झूंझी गिरे मैदाना, अभिमनु वीर चित अनुमाना, यही अंतर सेना सब धाई, मारु मारु के मारन आई, रथ को खची कुंवर कर लीने, ताते मार भयानक कीने, अभिमन्यु कोपी कम पर हारे, इक इक घाव वीर सब मारे, अर्जुन सुत इमी मार किए महावीर प्रचंड, रूप भयानक देखियत जिमी जम लिने दंड। तीसरे कवि फ्रेंड्स है वृंद। ये मेड़ता के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाका तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान है। इनकी वृंद सही संवत 1761 जिसमें नीति के 700 दोहे हैं पर बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव 85 का नामक की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली है, पर इनकी ख्याति अधिकतर सुक्तिकार के रूप में ही है। विंध्य सत्सई के कुछ दोहे देख लीजिए फ्रेंड्स। भले सुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही, हित तहु को कहिए ना तेही, जो नर होय अबोध, जो नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोध। चौथे कवि फ्रेंड्स छत्र सिंह कायस्थ। ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नामक पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण देख लीजिए फ्रेंड्स। दिरकत ही अभिमन्यु को विदुर डुलायो शीस, रक्षा बालक की करो है कृपाल जगदीश, आप उन कौंदो युद्ध नहीं, धनुष दियो भुवधारी, पापी बैठे घे कत, पांडु पुत्र तुम चारी, पौरुष तजी लज्जा तजी, तजी सकल कुल कानी, बालक रनहि पठाए के, आपू रहे सुख मानी, कवच कुंडल इंद्र लीने बाण, कुंती ले गई, भई बैरनी मैदनी, चितकर्ण के चिंता भई। पांचवें कवि फ्रेंड्स है बैताल कवि। ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रम शाही ही हैं जिन्होंने विक्रम सतसई आदि कई ग्रंथ लिखे हैं और जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय संवत 1839 और 1886 के बीच मानना पड़ेगा।
परसेव सिंह सरोज में इनका जन्म काल संवत 1734 लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलिया विक्रम को संबोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद गए हैं। गिरिधर राय के समान इन्होंने भी वाक्य आतुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी बात जो कि त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडला नीचे दी जाती है। मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, मरे का करकसा नारी, मरे वह खसम निखट्टू, बामन सो मरी जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, अरु बनि आव राजा मरे तबे नींद भर सोइए, बैताल कहे विक्रम सुनी एते मरे ना रोइए। छठे कवि फ्रेंड्स है आलम कवि। ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम से फंस कर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ था। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली, फ्रेंड्स नोट कर लीजिए आलम का आलम केली, ये इससे भी याद रहेगा कि आलम का आलम केली। इस पुस्तक में आय पदों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर उत्कृष्ट पद ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख अंग्रेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। शेख ने दोहा इस पर तरह पूरा करके कटी को कंचन काटी विधि कुचन मदद धरी दीन, उस चिट को फिर से जो की त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजहां मुअज्जल ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ जहापना जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्व शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्व सवियों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। प्रेम रंग पंगे पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उगमगद है, मदन के माथे मतवारे ऐसे घूमत है, झूमत है झुकी झुकी झपी उगरत है, आलम सो नवल निकाई इस नैनन की, पाखुरी पदुम पे भवर थिरकत है, चाहत है उड़ीबे को देखत मयंक मुख, जानत है रैनी ताते ताही में रहत है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरह के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कौन दिन जिन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स ये पद हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप डेली पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई के टच में रहिए। और अब फ्रेंड्स अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आप उतना ही अच्छे से जल्दी से एक बारी में ही नेट क्लियर कर जाएंगे। नेट क्या फ्रेंड्स आप JRF भी क्लियर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स अब कल मिलते हैं। कल तक के लिए बाय।